प्रस्तावना, सूचना का जाल, वरदान या अभिशाप। क्या आप जानते हैं कि एक गलत जानकारी पूरी दुनिया को बदल सकती है? कई सदियों पहले एक लड़के ने सोचा कि वह देवताओं के बराबर है। उसे पता चला कि उसके पिता सूर्य देवता है। उसने जिद की कि वह सूर्य रथ चलाएगा। उसके पिता ने चेतावनी दी, यह शक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन वह नहीं माना। उसने रथ को संभाला, मगर जल्द ही घोड़े नियंत्रण से बाहर हो गए। आग बरसने लगी, नदियां सूखने लगी, पृथ्वी जलने लगी। अंत में देवताओं को उसे रोकने के लिए वज्र चलाना पड़ा। कहानी पुरानी है, मगर सवाल नया है। क्या हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं? आज हम इंसानों के पास अपार शक्ति है। हमने विज्ञान को समझा, तकनीक को विकसित किया और अब एआई जैसी क्रांतिकारी शक्तियां बना रहे हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं? हमारा समाज पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ है, मगर पहले से ज्यादा बिखरा भी। सोशल मीडिया हमें जोड़ता भी है और तोड़ता भी। एआई हमारी मदद भी करता है और हमें भ्रमित भी। तो क्या सच में अधिक जानकारी हमें समझदार बना रही है? हर दिन हम खबरें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, मगर क्या हम कभी सोचते हैं कि यह जानकारी कहां से आ रही है? क्या यह सच है या सिर्फ हमें प्रभावित करने के लिए बनाई गई है? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब गलत सूचनाओं ने पूरी सभ्यताओं को गिरा दिया। नाजी प्रचार ने एक पूरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। झूठी अफवाहों ने बड़े बड़े साम्राज्यों को बर्बाद कर दिया। भारत में भी एक राजा था जिसने सही जानकारी का इस्तेमाल किया और इतिहास बदल दिया। सम्राट अशोक। जब उसने युद्ध के विनाश को देखा, तो उसने अपने संदेश को पत्थरों पर खुदवाया ताकि लोग उसे पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ सके। यह प्राचीन भारत का सबसे पहला सूचना नेटवर्क था। तो सवाल यह है, क्या सूचना हमें जोड़ती है या हमें भटकाती है? आज हम एक नए दौर में हैं। डिजिटल जानकारी हर जगह है। एआई हमारे लिए फैसले लेने लगा है। हम पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले से ज्यादा उलझे हुए भी। अब यह हम पर निर्भर करता है। क्या हम इस शक्ति को समझदारी से संभालेंगे या यह हमें अपने जाल में फंसा लेगी? अध्याय 1। सूचना क्या है? कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान शहर में खो गए हैं। आपके पास कोई नक्शा नहीं है, मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा और कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। अचानक आपको सड़क के किनारे एक पुराना संकेत बोर्ड दिखता है। लेकिन समस्या यह है कि वह बोर्ड टूटा हुआ है। उस पर लिखे शब्द मिट चुके हैं। अब सोचिए, अगर यह बोर्ड सही होता तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते थे। मगर यह टूटा हुआ है, अधूरी जानकारी दे रहा है, जिससे आप और भी ज्यादा भ्रमित हो सकते हैं। यही है सूचना की असली शक्ति। यह सही दिशा दिखा सकती है, मगर अगर गलत हो तो यह भटका भी सकती है। हम हर दिन सूचना से घिरे रहते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं। आज मौसम कैसा रहेगा? हम टीवी ऑन करते हैं। देश में क्या चल रहा है? सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। दुनिया में कौन कौन से नए ट्रेंड चल रहे हैं? हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे हम सैकड़ों सूचनाएं ग्रहण करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कितनी सूचनाएं सच होती है और कितनी सिर्फ अफवाहें होती है? सूचना सिर्फ लिखे या बोले गए शब्दों में नहीं होती, बल्कि यह प्राकृतिक संकेतों, प्रतीकों और ध्वनि के रूप में भी हो सकती है। जब आकाश में काले बादल दिखते हैं, तो यह सूचना होती है कि बारिश आने वाली है। जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होती है, तो यह बताता है कि वह खुश है। जब एक देश का झंडा फहराया जाता है, तो वह राष्ट्रीय गर्व की सूचना देता है। सूचना किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन यह हमेशा सत्य हो, यह जरूरी नहीं। मान लीजिए, कोई आपको बताता है कि धरती छपटी है। अगर यह बात हजारों साल पहले कही जाती, तो शायद लोग इस पर यकीन कर लेते। लेकिन आज विज्ञान ने साबित कर दिया है कि यह गलत है। तो सवाल यह उठता है, क्या जो चीज हमें सूचना के रूप में दी जाती है, वह हमेशा सही होती है? यही कारण है कि दुनिया में विज्ञान और अफवाहें एक साथ चलती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन से नुकसान होता है। अब हम किस पर विश्वास करें? 260 ईसा पूर्व कलिंग का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर लाशें पड़ी थी, खून बह रहा था।
सम्राट अशोक इस तबाही को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने फैसला किया कि अब से वे युद्ध नहीं, शांति का संदेश फैलाएंगे। लेकिन समस्या यह थी, कैसे? तब न कोई अखबार था, न टीवी, न इंटरनेट। अशोक ने पत्थरों पर शिलालेख खुदवाए। इन स्तंभों पर बुद्ध के विचार और अहिंसा का संदेश लिखा गया। यह संदेश पूरे भारत और श्रीलंका तक पहुंचा। हजारों साल बाद भी हम इन्हें पढ़ सकते हैं। यही भारत का सबसे पहला सूचना नेटवर्क था, जो न झूठा था, न मिटने वाला। अगर आपके पास पूरी दुनिया की जानकारी हो, तो क्या आप सबसे समझदार व्यक्ति बन जाएंगे? जरूरी नहीं। आज हर दिन अरबों सूचनाएं सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट पर फैलती है, मगर इनमें से कितनी सच है? एक झूठी खबर मिनटों में वायरल हो सकती है। एआई एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जो हम पहले से मानते हैं। राजनीति और प्रचार हमें किसी खास दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो क्या सूचना हमें सशक्त बनाती है या हमें भ्रम में डालती है? आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति के पास सूचना तक पहुंचने की शक्ति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर सूचना सही है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक, हर सूचना की जांच करें, क्या यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है? दो, सोशल मीडिया पर वायरल खबरों पर तुरंत विश्वास न करें। तीन, दो अलग अलग स्रोतों से जानकारी को क्रॉस चेक करें। चार, सोचें कि यह सूचना किसका फायदा कर रही है। अगर हम यह समझ ले, तो हम गलत सूचना के जाल में फंसने से बच सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? और सूचना जीवन को दिशा देती है, लेकिन यह सही भी हो सकती है और गलत भी। दो, हर सूचना को सत्य नहीं मानना चाहिए, उसे जांचना चाहिए। थ्री, अधिक जानकारी हमेशा सही निर्णय लेने में मदद नहीं करती, बल्कि भ्रम भी फैला सकती है। चार, सोशल मीडिया और एआई के युग में हमें सूचना के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए। सूचना केवल तथ्य नहीं होती, ये एक विचार होती है, एक कहानी होती है। सवाल यह नहीं कि हमारे पास कितनी जानकारी है, सवाल यह है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि सूचना हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अध्याय 2, कहानियां, असीमित कनेक्शन। कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पहले एक जंगल में रहते हैं। आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। कैसे? कहानियों के जरिए। कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, यह इंसानों को जोड़ने का सबसे पुराना तरीका है। हजारों साल पहले जब भाषा विकसित हुई, तब सबसे पहली चीज जो इंसानों ने आपस में साझा की, वह थी कहानियां। ये कहानियां केवल अतीत को याद रखने के लिए नहीं थीं, बल्कि समाज को संगठित करने, नैतिकता सिखाने और पूरे समूह को एकजुट करने के लिए थी। आज भी हम हर दिन कहानियों के बीच जीते हैं। जब आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आप एक कहानी पढ़ रहे होते हैं। जब आप कोई राजनीतिक भाषण सुनते हैं, तो उसमें भी एक कहानी होती है। जब आप कोई विज्ञापन देखते हैं, तो वह भी आपको एक कहानी बताने की कोशिश करता है। कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं होती, वे असली दुनिया को आकार देती है। क्यों कहानियां इतनी शक्तिशाली है? मान लीजिए, दो लोगों के पास एक ही विचार है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पहला व्यक्ति सीधे कहता है, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपको महाभारत की कहानी सुनाता है, जिसमें युधिष्ठिर अपने सत्य के कारण ही महान बनते हैं। कौन सा विचार ज्यादा प्रभावशाली लगेगा? स्पष्ट रूप से दूसरी कहानी। इंसानी दिमाग सीधे तथ्यों को याद नहीं रखता, लेकिन कहानी उसे गहराई से प्रभावित करती है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं कहानियों के रूप में दी गई है। कहानियां और सत्ता का खेल। इतिहास में हर राजा, हर नेता और हर महान विचारक ने कहानियों का इस्तेमाल किया है। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए बुद्ध की कहानियों का सहारा लिया। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक युद्ध की तरह प्रस्तुत किया, जैसे रामायण में राम और रावण का संघर्ष। ब्रिटिश साम्राज्य ने सिविलाइजिंग मिशन जैसी कहानियों के जरिए दुनिया भर में अपने शासन को उचित ठहराया। सत्ता केवल तलवार से नहीं, कहानियों से भी चलती है। आधुनिक युग में कहानियों का प्रभाव। आज हम डिजिटल युग में हैं, लेकिन कहानियां अब भी हमारी दुनिया को चला रही है। ब्रांडिंग।
जब एप्पल आपको बताता है कि उनके प्रोडक्ट सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक क्रांति है, तो यह एक कहानी है। राजनीति। जब नेता एक देश के बारे में स्वर्ण युग की बात करते हैं, तो वे एक कहानी सुना रहे होते हैं। फेक न्यूज। जब कोई सोशल मीडिया पोस्ट किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, तो वह भी एक कहानी बना रहा होता है। हर दिन हम अनगिनत कहानियों से प्रभावित होते हैं, चाहे हमें पता चले या न चले। क्या हर कहानी सच होती है? यहीं पर समस्या शुरू होती है। कहानियां हमें जोड़ती हैं, लेकिन वे हमें गुमराह भी कर सकती है। कई बार एक झूठी कहानी इतनी बार दोहराई जाती है कि लोग उसे सच मान लेते हैं। कई बार एक गलत धारणा पीढ़ियों तक जीवित रहती है, क्योंकि उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कई बार किसी समूह को कमजोर साबित करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम हर कहानी पर भरोसा कर सकते हैं? निष्कर्ष। कहानियों की शक्ति को समझें। हम कहानियों के बिना नहीं रह सकते। वे हमारे समाज को जोड़ती है, हमें सिखाती है और हमें प्रेरित करती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर कहानी सच नहीं होती। हमें सवाल करना चाहिए, यह कहानी किसने बनाई? इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह सच पर आधारित है या सिर्फ भावनाएं भड़काने के लिए गढ़ी गई है? क्योंकि जो समाज अपनी कहानियों को नहीं समझता, वह हमेशा किसी और की कहानी का शिकार बन जाता है। अध्याय 3। कल्पना। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति। कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में हैं। आपके सामने दो शेर हैं और आपकी पीठ पीछे एक नदी। आप जानते हैं कि शेर असली है। अगर आप भागे तो वे आपको पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी आपका दिमाग एक कल्पना करता है, अगर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं तो शायद मैं बच सकता हूं। यही कल्पना है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। शेर ताकतवर हो सकते हैं, मगर वे कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य भविष्य की कल्पना कर सकता है, कहानियां गढ़ सकता है और उन पर विश्वास कर सकता है। इसी क्षमता ने हमें पृथ्वी का सबसे प्रभावशाली जीव बनाया है। कल्पना कैसे सभ्यता बनाती है? कल्पना सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं होती, यह हमारी वास्तविकता को आकार देती है। पैसा केवल एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन हम इसे मूल्यवान मानते हैं क्योंकि हम इसकी कल्पना करते हैं। कानून केवल कुछ लिखे हुए शब्द है, लेकिन हम उन पर चलते हैं क्योंकि हम उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं। राष्ट्र सीमाओं पर नहीं बने होते, वे हमारे मन में बने होते हैं। अगर हम कल्पना न कर पाते, तो हम कभी समाज, व्यापार, धर्म या सरकार जैसी चीजें नहीं बना पाते। कल्पना और सामूहिक विश्वास। एक अकेला इंसान ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन जब लाखों लोग किसी एक विचार पर विश्वास करते हैं, तो वे असंभव को संभव बना सकते हैं। जब लोग धर्म पर विश्वास करते हैं, तो वे एक साथ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे बनाते हैं। जब लोग एक राष्ट्र पर विश्वास करते हैं, तो वे सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ते हैं। जब लोग पैसे की कल्पना करते हैं, तो वे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बना लेते हैं। यही सामूहिक कल्पना है। यह हमें सिर्फ जोड़ती नहीं, बल्कि हमें शक्ति भी देती है। भारतीय संदर्भ। चंद्रगुप्त मौर्य और कल्पना की शक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके गुरु चाणक्य ने एक कल्पना की। भारत को एक संगठित साम्राज्य बनना चाहिए। यह केवल एक विचार था, लेकिन इस पर हजारों लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना दिया। कल्पना से ही साम्राज्य बनते हैं। बिना कल्पना के केवल अस्तित्व बचता है, विकास नहीं। क्या कल्पना हमेशा सही होती है? यहीं पर समस्या शुरू होती है। कल्पना केवल अच्छाई के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये लोगों को गुमराह करने के लिए भी की जा सकती है। जब नेता एक काल्पनिक स्वर्ण युग की बात करते हैं, तो वे लोगों को भावनाओं में बहा सकते हैं। जब कंपनियां एक परफेक्ट लाइफस्टाइल बेचती है, तो वे उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसा सकती है। जब अफवाहें फैलती है, तो वे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। कल्पना एक शक्ति है, लेकिन यह सही और गलत दोनों दिशाओं में जा सकती है। निष्कर्ष। कल्पना को समझें, इसे नियंत्रित करें। कल्पना ने हमें गुफाओं से निकालकर शहरों तक पहुंचाया है। यह हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि एक, हर कल्पना सच नहीं होती। 2,
हमें यह देखना चाहिए कि किस कल्पना का उपयोग हमें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है और किसका हमें गुमराह करने के लिए। 3, जो समाज अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित नहीं करता, वह भ्रम में जीता है। कल्पना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अध्याय 4, सूचना और सत्ता, कौन किसे नियंत्रित करता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हर किसी की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। कोई भी कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है, हर चीज रिकॉर्ड की जा रही है। अब सोचिए, इस जानकारी का उपयोग कौन कर सकता है? क्या यह लोगों की सुरक्षा के लिए है, या यह एक तरीके से उन्हें नियंत्रित करने का जरिया है? जिसके पास सूचना होती है, वही सत्ता को नियंत्रित करता है। इतिहास में जितनी भी बड़ी ताकतें बनी, उन्होंने हमेशा सूचना पर अपनी पकड़ बनाई। राजा, सम्राट, धार्मिक संस्थाएं, जासूस, खुफिया एजेंसियां और आज की डिजिटल कंपनियां सभी सत्ता बनाए रखने के लिए सूचना को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। सूचना और शक्ति का ऐतिहासिक संबंध, प्राचीन काल से लेकर आज तक सत्ता उन्हीं के पास रही है जो जानकारी को नियंत्रित करते हैं। प्राचीन राजा और धर्मगुरु, आम जनता को ज्यादा जानकारी नहीं थी। धार्मिक ग्रंथ केवल कुछ खास लोगों को पढ़ने की अनुमति थी। ज्ञान तक सीमित पहुंच का मतलब था सत्ता पर उनका नियंत्रण। साम्राज्य और खुफिया नेटवर्क, एक अच्छा राजा केवल युद्ध में जीतकर ताकतवर नहीं बनता, बल्कि वह अपने दुश्मनों के बारे में पहले से जानकारी रखता है। आधुनिक दुनिया में सरकारें और कंपनियां, आज सरकारें और टेक कंपनियां जानकारी इकट्ठा करके इसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर आप सोचते हैं कि केवल सैन्य शक्ति से देश चलते हैं, तो आप गलत है। सबसे बड़ा हथियार सूचना है। भारतीय संदर्भ, चाणक्य की गुप्तचर प्रणाली। अगर कोई व्यक्ति सत्ता और सूचना के गहरे संबंध को समझता था, तो वह थे आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की नींव केवल तलवारों से नहीं रखी गई थी, बल्कि यह एक मजबूत खुफिया नेटवर्क पर आधारित थी। चाणक्य ने व्यापारियों, साधुओं, सैनिकों और आम नागरिकों के बीच जासूसों को नियुक्त किया। ये जासूस साम्राज्य के हर कोने से राजा तक गुप्त सूचना पहुंचाते थे। उन्होंने जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी की, दुश्मनों की योजनाओं का पहले से अंदाजा लगाया और सही समय पर कार्यवाही की। आज की दुनिया में इसे इंटेलिजेंस नेटवर्क कहा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन भारत में थी। चाणक्य जानते थे, जिसे सही जानकारी पहले मिलती है, वही युद्ध से पहले जीत जाता है। आधुनिक समय में सूचना का नियंत्रण, डिजिटल युग में सत्ता का नया रूप। अब सोचिए, आज की दुनिया में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? टेक इंडस्ट्री के लीडर्स। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारें कौन सी है? वे जो डेटा को नियंत्रित करती है। कौन तय करता है कि आप सोशल मीडिया पर क्या देखेंगे? एल्गोरिदम। आज सत्ता उन्हीं के पास है जो डेटा को इकट्ठा और नियंत्रित कर सकते हैं। हर बार जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं, सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, आप जानकारी छोड़ रहे होते हैं। लेकिन यह जानकारी किसके पास जा रही है? क्या हम सच में आजाद हैं, या हम सूचना के गुलाम बन रहे हैं? अगर आप सोचते हैं कि आप जो भी ऑनलाइन देखते हैं वह पूरी तरह से आपकी पसंद है, तो फिर से सोचिए। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, तो कुछ ही मिनटों में उसका विज्ञापन आपके फोन पर दिखने लगता है? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर आपके सामने आने वाली हर खबर सही और निष्पक्ष है? क्या आपको यह महसूस होता है कि आपकी पसंद नापसंद, राजनीतिक विचारधारा और खरीदारी के निर्णय आपके खुद के हैं, या किसी और ने इसे धीरे धीरे आपके दिमाग में डाला है? आपका हर डिजिटल कदम रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल इसे सेव करता है। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ लाइक करते हैं, तो एल्गोरिदम आपके इंटरेस्ट्स को प्रोफाइल करता है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वह आपकी गतिविधियों को ट्रैक करती है। अब सोचिए, अगर कोई आपकी सारी ऑनलाइन जानकारी के आधार पर आपकी सोच को नियंत्रित करने लगे, तो क्या आप सच में स्वतंत्र रहेंगे? सूचना कैसे हमारी सोच को बदल सकती है?
इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब गलत सूचना का इस्तेमाल करके सत्ता को बनाए रखा गया। ब्रिटिश शासन में प्रोपेगेंडा। भारत में अंग्रेजों ने यह कहानी फैलाई कि भारतीय खुद पर शासन करने के लिए सक्षम नहीं है। यह झूठी सूचना दशकों तक फैलाई गई ताकि लोग गुलामी को स्वीकार कर लें। नाजी जर्मनी में प्रचार। हिटलर की सरकार ने मीडिया और शिक्षा का इस्तेमाल करके यह साबित किया कि कुछ जातियां दूसरों से श्रेष्ठ है। आधुनिक सोशल मीडिया युद्ध। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर झूठी कहानियां फैलाकर लोगों की राय बदली जाती है। चुनाव, विरोध प्रदर्शन, नीतियां, हर चीज को सूचना के जरिए नियंत्रित किया जाता है। अगर आप एक ही तरह की जानकारी बार बार देखते हैं तो धीरे धीरे आप उसी को सच मानने लगते हैं। यही कारण है कि सत्ता में बैठे लोग यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ वही जानकारी पहुंचे जो उन्हें फायदा पहुंचाए। निष्कर्ष। सूचना की ताकत को समझें। सूचना केवल शब्द नहीं है, यह एक हथियार है। यह तलवार से ज्यादा तेज और युद्ध से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक, किसी भी सूचना को आंख बंद करके स्वीकार न करें। दो, जानकारी के कई स्रोतों को देखें, न कि सिर्फ एक। तीन, समझे कि सूचना का नियंत्रण किसके हाथ में है और क्यों। चार, सोशल मीडिया पर जो भी दिखाया जा रहा है उसे एक सवालिया नजर से देखें। पांच, हमेशा सोचें कि सूचना किसका फायदा कर रही है, आपका या किसी और का। आज की दुनिया में युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सूचना और डेटा से लड़ा जाता है। अध्याय 5, विश्वास। सूचना का अदृश्य आधार। कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान शहर में हैं। आप सड़क पर चलते हैं और देखते हैं कि एक बैंक की इमारत बनी हुई है। अब सोचिए, अगर आपको यकीन न हो कि यह बैंक असली है, तो क्या आप इसमें अपना पैसा जमा करेंगे? अगर आपको यकीन न हो कि डॉक्टर सच में आपकी मदद करेगा, तो क्या आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे? अगर आपको यकीन न हो कि सरकार सच में आपकी भलाई के लिए काम कर रही है, तो क्या आप उसके कानूनों का पालन करेंगे? यही विश्वास है जिस पर पूरी दुनिया की व्यवस्था टिकी हुई है। बिना विश्वास के सूचना कोई मायने नहीं रखती। विश्वास और सूचना का गहरा रिश्ता। सूचना केवल शब्दों, चित्रों या डेटा का एक समूह नहीं होती। इसकी असली ताकत तब बनती है जब लोग इस पर विश्वास करते हैं। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जब लोग इस पर भरोसा करते हैं तो यह मूल्यवान बन जाता है। सरकारें केवल कुछ लोगों का समूह है, लेकिन जब जनता उन पर विश्वास करती है तो वे पूरे देश को चला सकती है। धर्म केवल कहानियों और परंपराओं का एक संगठित रूप है, लेकिन जब लोग इसमें आस्था रखते हैं तो यह उनकी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है। अगर विश्वास हिल जाए तो पूरी व्यवस्था गिर सकती है। इतिहास में विश्वास की शक्ति। इतिहास में हर बड़ा बदलाव तब हुआ जब लोगों का किसी चीज पर विश्वास हिल गया। फ्रांसीसी क्रांति। जब जनता को यकीन हो गया कि राजा उनके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उन्होंने पूरी राजशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। जब भारतीयों को विश्वास हो गया कि अंग्रेजों की सत्ता झूठे दावों पर टिकी है, तो उन्होंने गुलामी को चुनौती दी। सोवियत संघ का पतन। जब सोवियत नागरिकों का सरकार पर से विश्वास खत्म हुआ, तो पूरा साम्राज्य बिखर गया। कोई भी सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर लोग उस पर भरोसा करना बंद कर दें, तो वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। आधुनिक युग में विश्वास का खेल। आज की दुनिया में सूचना के जरिए विश्वास बनाया भी जाता है और तोड़ा भी जाता है। राजनीति और मीडिया। हर चुनाव से पहले नेता जनता का विश्वास जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अगर जनता को लगे कि वे झूठ बोल रहे हैं, तो वे चुनाव हार जाते हैं। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था। जब लोग बैंकों पर से विश्वास खो देते हैं, तो वहां से अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिससे पूरी वित्तीय प्रणाली डगमगा सकती है। सोशल मीडिया और अफवाहें। अगर किसी इंसान, कंपनी या संस्था के बारे में झूठी खबरें फैलाई जाए, तो कुछ ही समय में उनका भरोसा खत्म किया जा सकता है। आज की दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे बनाना मुश्किल है, लेकिन इसे तोड़ना बहुत आसान। क्या विश्वास हमेशा सही होता है? अब सवाल उठता है, क्या हर विश्वास सही होता है?
क्या जो कुछ भी सदियों से परंपरा के रूप में चला आ रहा है, वह सही होता है? क्या जो चीज हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वह हमेशा सच होती है? क्या जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वह हमेशा वैज्ञानिक आधार पर सही होती है? कई बार विश्वास केवल समाज के बनाए हुए नियम होते हैं, जिनकी सच्चाई को परखे बिना लोग उन्हें मानते रहते हैं। सती प्रथा सदियों तक समाज में स्वीकार की गई, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि यह सही है। जाति व्यवस्था को पीढ़ियों तक स्वीकार किया गया, क्योंकि इसे धार्मिक आधार दिया गया। वैज्ञानिक खोजों को दबाया गया, क्योंकि पुरानी मान्यताओं पर अंधविश्वास था। हर विश्वास सही नहीं होता। सवाल यह है कि हम किस पर और क्यों विश्वास करते हैं। कैसे परखें कि कौन सी सूचना पर विश्वास करना चाहिए। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर दिन लाखों नई जानकारियां हमारे सामने आती है, लेकिन इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत? एक स्रोत को जांचें। क्या यह जानकारी किसी विश्वसनीय स्रोत से आई है? कोई वैज्ञानिक संस्था, कोई आधिकारिक रिपोर्ट, या केवल किसी अनजान व्यक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट? दूसरा, तथ्य और भावनाओं को अलग करें। क्या यह सूचना केवल भावनाओं को भड़काने के लिए दी जा रही है, या इसके पीछे ठोस तर्क और प्रमाण है? 3, अलग अलग दृष्टिकोण देखें। अगर कोई एक पक्ष कहता है कि कुछ गलत है और दूसरा पक्ष कहता है कि वही चीज सही है, तो दोनों की बातों को ध्यान से सुनिए। सच अक्सर बीच में होता है। 4, तर्क पर विश्वास करें, अंधविश्वास पर नहीं। कोई भी जानकारी अगर केवल परंपरा, डर या अफवाहों पर आधारित है, तो उसे जांचना जरूरी है। निष्कर्ष, विश्वास को समझे, आंखें बंद करके स्वीकार न करें। विश्वास एक ऐसी चीज है जो समाज को जोड़ती भी है और गिरा भी सकती है। अगर विश्वास सच्चे तथ्यों पर आधारित हो, तो यह विकास का आधार बनता है, लेकिन अगर यह झूठ पर आधारित हो, तो यह गुलामी बन जाता है। इसलिए हर उस सूचना को जांचना जरूरी है जिस पर हम भरोसा करते हैं, क्योंकि गलत विश्वास केवल हमें अंधकार में रखता है, लेकिन सही विश्वास पूरी दुनिया बदल सकता है। अध्याय 6, पैसा, दुनिया की सबसे सफल कहानी। सोचिए, आप किसी दूर दराज के जंगल में हैं। आपके पास खाने के लिए बहुत सारे फल हैं, लेकिन आपको मांस चाहिए। आप एक शिकारी के पास जाते हैं और उसे अपने फल देने की पेशकश करते हैं। मगर समस्या यह है कि शिकारी को फल नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। अब आप लकड़ी खोजने निकलते हैं, लेकिन आपको एक लकड़हारा मिलता है जिसे फल तो चाहिए, मगर मांस नहीं। इस उलझन के बीच आपका पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन आपको मांस नहीं मिलता। यही वह समस्या थी जिसने पैसे को जन्म दिया। कैसे बना पैसा? बार्टर सिस्टम से लेकर डिजिटल मनी तक। प्राचीन समय में जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, लोग बार्टर सिस्टम यानी वस्तुओं के बदले वस्तुएं देने का लेन देन करते थे। किसान गेहूं देता था और बदले में बड़ी से लकड़ी लेता था। मछुआरा मछली देता था और बुनकर से कपड़े लेता था। लेकिन यह तरीका हमेशा कारगर नहीं था। अगर दो लोगों की जरूरतें एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं, तो व्यापार रुक जाता था। इसीलिए एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जिस पर हर कोई विश्वास करे और जिसे हर कोई स्वीकार करे। यही से शुरू हुआ पैसे का जन्म। पहले समुद्र के किनारे रहने वाले लोग सीपियों को मुद्रा की तरह इस्तेमाल करने लगे। फिर चांदी और सोने को मूल्यवान माना जाने लगा, क्योंकि यह दुर्लभ और टिकाऊ था। धीरे धीरे सिक्कों का चलन शुरू हुआ और बाद में इन्हें कागजी नोटों से बदल दिया गया। क्या पैसा असली है या सिर्फ एक कहानी? अब सोचिए, आपके हाथ में एक 500 रुपये का नोट है। अगर आप इस नोट को ध्यान से देखें, तो क्या यह असली सोने चांदी से बना है? नहीं, यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। इसकी असली कीमत कुछ पैसे से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप इसे लेकर बाजार में कुछ भी खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक ऐसा विश्वास जिसे हम सभी ने मिलकर स्वीकार कर लिया है। अगर कल सरकार कहे कि 500 रुपए का यह नोट अब वैध नहीं है, जैसे नोटबंदी में हुआ, तो यह कागज का टुकड़ा बेकार हो जाएगा। यही पैसे की असली ताकत है। यह केवल एक कल्पना है जिसे पूरी दुनिया ने सच मान लिया है।
भारतीय संदर्भ। भारत में सोने की पूजा क्यों होती है? भारत में सोने को सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं, जो कभी अपना मूल्य नहीं खोती थी। आज भी भारतीय परिवार बैंकों से ज्यादा सोने पर भरोसा करते हैं। हर त्योहार या शादी में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप ध्यान दें, तो यह एक सांस्कृतिक विश्वास प्रणाली है। भारत में लोग भले ही रुपया और बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सच्ची संपत्ति सोना है। यही कारण है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश है। बैंकिंग और डिजिटल मनी। क्या पैसा अब सिर्फ डेटा है? आज दुनिया के 90% से ज्यादा पैसे केवल डिजिटल रूप में मौजूद है। जब आप किसी को यूपीआई से पैसे भेजते हैं, तो असल में कोई नोट ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एक नंबर बदल जाता है। बैंक में जमा पैसा आपके पास नकद नहीं होता, बल्कि बैंक इसे लोन के रूप में किसी और को दे चुका होता है। अगर सभी लोग एक साथ बैंक से अपना पैसा निकालना चाहें, तो बैंक के पास उतना नकद नहीं होगा। आज पैसा सिर्फ कागज नहीं, बल्कि डिजिटल एंट्री बन चुका है। अब सोचिए, अगर कल कोई साइबर हमला हो जाए और सभी डिजिटल रिकॉर्ड मिट जाए, तो क्या होगा? क्या पैसा असल में कहीं मौजूद भी है, या यह सिर्फ एक आभासी संकल्पना, वर्चुअल कॉन्सेप्ट बन चुका है? क्या पैसा हमें नियंत्रित कर रहा है? अब सवाल यह है, क्या हम पैसे को चला रहे हैं, या पैसा हमें? लोग पैसा कमाने के लिए अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। कुछ लोग नैतिकता छोड़ देते हैं, सिर्फ ज्यादा पैसा पाने के लिए। कई युद्ध, अपराध और राजनीतिक षड्यंत्र सिर्फ पैसे की वजह से होते हैं। अगर पैसा सिर्फ एक कल्पना है, तो क्या हमें इसे इतना गंभीरता से लेना चाहिए? क्या होगा अगर पैसा खत्म हो जाए? कल्पना कीजिए, अगर कल से दुनिया में कोई भी पैसे पर विश्वास करना बंद कर दे, तो क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, व्यापार और बाजार रुक जाएंगे, सरकारें अराजकता में बदल जाएंगी। यही वजह है कि जब भी कोई आर्थिक संकट आता है, सरकारें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि लोगों का पैसे पर विश्वास बना रहे, क्योंकि जैसे ही यह विश्वास टूटता है, पूरी अर्थव्यवस्था ढहने लगती है। भविष्य में पैसा, क्या हम क्रिप्टोकरेंसी की ओर बढ़ रहे हैं? आज क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम ने यह सवाल उठाया है, क्या हमें सरकारों और बैंकों की बनाई हुई मुद्राओं पर भरोसा करना चाहिए? क्रिप्टोकरेंसी किसी एक देश या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होती। ये पूरी तरह डिजिटल और विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। कोई इसे छाप या नष्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ कोड के रूप में मौजूद होती है। अगर भविष्य में लोग क्रिप्टोकरेंसी को मुख्य मुद्रा मानने लगे, तो क्या पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी? क्या हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां कोई भी सरकार पैसे को नियंत्रित नहीं कर पाएगी? या फिर यह सिर्फ एक और कल्पना है जिसे अभी पूरी दुनिया ने अपनाया नहीं है? निष्कर्ष। पैसा एक कहानी है जिसे हम सबने मिलकर सच बना दिया। अगर आप गहराई से सोचे, तो पैसा असली नहीं है। यह सिर्फ एक साझा कल्पना है। यह केवल तभी मूल्यवान है जब समाज इसे स्वीकार करता है। यह केवल उतना ही शक्तिशाली है जितना हम इसे मानते हैं। यह केवल एक विश्वास प्रणाली है जिसे हमने खुद बनाया है। तो अगली बार जब आप पैसे के पीछे भागे, तो एक बार सोचिए, क्या आप किसी असली चीज के पीछे भाग रहे हैं, या सिर्फ एक कहानी के? अध्याय 7। कानून। इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी कल्पना। कल्पना कीजिए, आप किसी जंगल में हैं। यहां कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई संविधान नहीं। अब सोचिए, अगर कोई आपसे आपकी चीजें छीन ले, तो आप किसके पास शिकायत करेंगे? अगर कोई हिंसा करे, तो उसे रोकने वाला कौन होगा? अगर दो लोग एक ही जमीन का दावा करें, तो फैसला कौन करेगा? यहीं से कानून की जरूरत पैदा होती है। लेकिन क्या कानून किसी प्राकृतिक नियम का हिस्सा है? नहीं। कानून एक कल्पना है, एक ऐसी प्रणाली जिसे इंसानों ने समाज को नियंत्रित करने के लिए बनाया है। कानून का जन्म। जंगल से सभ्यता तक का सफर। प्राचीन काल में जब कोई लिखित कानून नहीं था, तब समाज में बल ही सब कुछ तय करता था। जो ताकतवर था, वही सही था। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, एक समस्या खड़ी हुई।
अगर हर व्यक्ति अपनी मर्जी से नियम बनाए तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि कुछ नियम बनाए जाए जिन्हें सभी को मानना होगा। अगर कोई चोरी करे तो उसे सजा मिलेगी। अगर कोई झूठा सौदा करे तो उसे न्यायालय में बुलाया जाएगा। अगर कोई हत्या करे तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। यही कानून का सबसे पहला रूप था। क्या कानून हमेशा न्याय संगत होते हैं? अब सवाल उठता है, क्या हर कानून सही होता है? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कानून बनाए गए लेकिन वे नैतिक रूप से सही नहीं थे। दास प्रथा। सदियों तक दुनिया के कई हिस्सों में गुलामी को कानूनन जायज माना जाता था। ब्रिटिश शासन में भारतीयों के खिलाफ कानून। अंग्रेजों ने भारत में कई ऐसे कानून बनाए जो सिर्फ ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए थे, जैसे रॉलेट एक्ट। जाति आधारित कानून। भारत में लंबे समय तक कुछ जातियों को कानूनी रूप से दूसरे वर्गों से नीचे माना गया। तो क्या कानून हमेशा सही होते हैं? नहीं। कानून वह होता है जिसे समाज सही मानता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। भारतीय संदर्भ। मनुस्मृति से भारतीय संविधान तक भारत में कानून का इतिहास हजारों साल पुराना है। मनुस्मृति यह भारत के सबसे पुराने लिखित कानूनों में से एक थी, लेकिन इसमें जाति आधारित भेदभाव को वैध बताया गया। अशोक के स्तंभ। सम्राट अशोक ने अपने शासन के दौरान अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता के कानून बनाए। मुगल और ब्रिटिश कानून। समय के साथ अलग अलग शासकों ने अपने हिसाब से कानून बदले। भारतीय संविधान 1950। आज भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय को प्राथमिकता देता है। यह दिखाता है कि कानून समय के साथ बदलते हैं और समाज के विकास के साथ उनमें सुधार होता है। क्या कानून बिना हिंसा के काम करता है? एक दिलचस्प सवाल यह है, अगर कानून सिर्फ एक विचार है तो इसे लागू कैसे किया जाता है? कानून तभी प्रभावी होते हैं जब इनके पीछे हिंसा का डर हो। अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो पुलिस आपको जुर्माना लगा सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे जेल में डाला जा सकता है। अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ता है तो दूसरे देश उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसलिए कानून सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि सत्ता और बल के सहारे चलते हैं। क्या होगा अगर कानून खत्म हो जाए? अब कल्पना कीजिए, अगर अचानक पूरी दुनिया में सभी कानून हटा दिए जाए। कोई पुलिस नहीं होगी, कोई अदालत नहीं होगी, कोई भी जो चाहे कर सकता है। अमीर और ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करेंगे। समाज में डर और अराजकता फैल जाएगी। यही वजह है कि कानून जरूरी है। भले ही वे एक कल्पना हो, लेकिन यह कल्पना समाज को संतुलित बनाए रखती है। क्या कानून हमें नियंत्रित करता है या हम कानून को? आधुनिक युग में कई बार सरकारें और शक्तिशाली लोग कानूनों का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। सेंसरशिप। कानून। कुछ देशों में सरकारें विरोध करने वाले लोगों की आवाज दबाने के लिए कानूनों का इस्तेमाल करती है। व्यापारिक कानून। बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए कानून बनवाती है, जिससे वे ज्यादा लाभ कमा सके। आपातकालीन कानून। कई बार सरकारें अस्थायी कानून बनाकर नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। इसलिए कानून सिर्फ समाज को नियंत्रित करने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का तरीका होना चाहिए। निष्कर्ष। कानून एक विचार है जो सही और गलत तय करता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो कानून सिर्फ कागजों पर लिखे कुछ शब्द है, लेकिन जब पूरे समाज ने इन्हें स्वीकार कर लिया तो ये सच्चाई बन गए। कुछ कानून न्यायसंगत होते हैं तो कुछ समय के साथ बदलने पड़ते हैं। कानून सिर्फ इसलिए नहीं मानने चाहिए क्योंकि वे लिखे गए हैं, बल्कि इसलिए कि वे नैतिक रूप से सही है। अगर लोग कानूनों पर सवाल नहीं उठाएंगे तो सत्ता में बैठे लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि एक अच्छा समाज वही होता है जहां कानून जनता के लिए होते हैं, न कि जनता कानून के लिए। अध्याय 8। न्याय। क्या यह सबके लिए समान है? कल्पना कीजिए, एक गांव में दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं। एक कहता है कि यह जमीन उसकी है, दूसरा कहता है कि वह इसे कई सालों से जोत रहा है। गांव का मुखिया आता है
और फैसला सुनाता है। जमीन उस व्यक्ति की होगी जो ज्यादा कर टैक्स देगा। क्या यह न्याय है? या न्याय यह होता कि दोनों की बात सुनी जाती और उनके हक के आधार पर सही निर्णय लिया जाता। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दुनिया में न्याय होता है, अच्छे लोगों को इनाम मिलता है और बुरे लोगों को सजा। लेकिन क्या यह सच है? न्याय क्या है? न्याय का मतलब होता है सही और गलत के बीच अंतर करना और सबको समान अवसर देना। लेकिन न्याय की परिभाषा समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदलती रही है। किसी समय में राजा जो भी फैसला करता था, वही न्याय माना जाता था। कुछ समाजों में न्याय का आधार धर्म ग्रंथ होते थे। आज लोकतंत्र में न्याय संविधान और कानूनों के आधार पर तय किया जाता है। लेकिन हर जगह न्याय उन लोगों के नियंत्रण में होता है जो सत्ता में होते हैं। क्या न्याय वास्तव में सबके लिए समान है? अगर न्याय सभी के लिए समान होता, तो अमीर और गरीब को समान सजा मिलती। लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर एक गरीब व्यक्ति चोरी करे, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा उद्योगपति हजारों करोड़ का घोटाला करे, तो वह विदेश भाग जाता है। एक आम व्यक्ति अगर टैक्स न दे, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन बड़े कारोबारी टैक्स बचाने के कानूनी तरीके निकाल लेते हैं। तो क्या न्याय सिर्फ एक कल्पना है जिसे ताकतवर लोग अपने हिसाब से बदलते हैं? इतिहास में न्याय का खेल। इतिहास गवाह है कि कई बार न्याय का इस्तेमाल सत्ता को बचाने के लिए किया गया है, न कि आम लोगों को समान अधिकार देने के लिए। ब्रिटिश शासन। अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून बनाए जिनसे भारतीयों को दबाया जा सके। रॉलेट एक्ट ऐसा ही एक अन्यायपूर्ण कानून था। जाति प्रथा। सदियों तक कुछ जातियों को कानूनी रूप से दूसरे से कमतर माना गया। महिलाओं के अधिकार। कई समाजों में महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग सत्ता में थे, उन्होंने न्याय को अपने हिसाब से बदला। क्या अदालतें सच में न्याय करती हैं? कहा जाता है कि न्याय अंधा होता है, लेकिन क्या यह सच है? अगर किसी गरीब को सजा होती है, तो उसके पास महंगे वकील रखने की सुविधा नहीं होती। अमीर लोग अच्छे वकील और पैसे के दम पर सजा से बच सकते हैं। कई मामलों में न्याय मिलने में इतने साल लग जाते हैं कि वह बेमतलब हो जाता है। भारत में ही ऐसे लाखों मामले हैं जो 10 से 20 साल से अदालतों में लटके हुए हैं। जिन लोगों ने अपराध किया, वे अब खुलेआम घूम रहे हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या न्याय वाकई निष्पक्ष है? आधुनिक न्याय व्यवस्था के सामने चुनौतियां। आज न्याय केवल कानून के आधार पर नहीं मिलता, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि कौन कितना प्रभावशाली है। वट पैसे का असर। बड़े लोग महंगे वकील रख सकते हैं, लेकिन गरीबों को सरकारी वकील मिलते हैं जो ज्यादा केस लड़ते हैं और कम समय दे पाते हैं। 2. राजनीतिक हस्तक्षेप। कई बार सरकारें अपने हिसाब से न्याय प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश करती है। 3. मीडिया ट्रायल। कई बार मीडिया पहले ही किसी को दोषी साबित कर देती है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। 4. धीमी प्रक्रिया। भारत जैसे देशों में करोड़ों मुकदमे लंबित है, जिससे न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है कि वह बेमानी हो जाता है। तो अगर न्याय इतना कमजोर है, तो हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? क्या आदर्श न्याय प्रणाली संभव है? अगर हमें एक निष्पक्ष और समान न्याय प्रणाली चाहिए, तो इसमें कुछ बदलाव जरूरी है। 1. तेजी से न्याय दिलाने की व्यवस्था बने, ताकि पीड़ित को समय पर न्याय मिले। 2. आर्थिक स्थिति का प्रभाव कम हो, अमीर और गरीब को समान रूप से कानूनी सहायता मिले। 3. राजनीति और कानून अलग रहे, सरकारें अदालतों पर दबाव न बना सके। 4. आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो, ताकि मुकदमों का निपटारा जल्द हो सके। अगर ये चीजें लागू की जाए, तो न्याय व्यवस्था वाकई निष्पक्ष हो सकती है। निष्कर्ष। न्याय एक आदर्श है, लेकिन यह हमेशा समान नहीं होता। न्याय एक महान विचार है, लेकिन हकीकत में यह कई बार भेदभाव से भरा होता है। न्याय प्रणाली का नियंत्रण अक्सर ताकतवर लोगों के हाथ में होता है। गरीब और अमीर के लिए अलग अलग न्याय होता है। अगर न्याय मिलने में देर हो जाए, तो वह बेकार हो जाता है। इसलिए असली न्याय तभी संभव है जब लोग जागरूक हों, कानून निष्पक्ष हो
और न्यायपालिका स्वतंत्र हो। क्योंकि अगर न्याय केवल किताबों में रहेगा और असल जिंदगी में नहीं मिलेगा, तो समाज कभी भी सही मायनों में बराबर नहीं हो सकता। अध्याय 9। धर्म, इंसान की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली कल्पना। कल्पना कीजिए, आप एक गांव में रहते हैं जहां हर कोई किसी न किसी धर्म या विश्वास को मानता है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, और कुछ लोग अपनी अलग पूजा पद्धतियों का पालन करते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आती है और सभी लोग अपने अपने देवताओं से मदद की प्रार्थना करते हैं। अब सोचिए, इन अलग अलग धर्मों के अनुयायी अपने अपने विश्वासों को सही मानते हुए कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह सवाल हमें समझाता है कि धर्म क्या है और क्यों यह इंसान की सबसे प्रभावशाली कल्पना बन गया है। धर्म का जन्म, एक साझा विश्वास की आवश्यकता। धर्म हमेशा से मानव समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है। प्राचीन काल में जब जीवन बहुत अनिश्चित और संघर्षमय था, तब इंसानों ने यह कल्पना की कि एक सर्वोच्च शक्ति है जो उन्हें सुरक्षित रखेगी। शिकारियों और किसानों ने अपने कामों की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की। किसी दुर्घटना या आपदा से बचने के लिए देवताओं से आशीर्वाद लिया। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म ने नैतिक सिद्धांतों और कर्तव्यों की परिभाषा दी। धर्म ने समाज को एकजुट करने का काम किया, क्योंकि यह सबको एक साझा विश्वास और उद्देश्य पर केंद्रित करता है। धर्म का प्रभाव, कैसे बदलते हैं लोग और समाज। धर्म केवल एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, यह पूरे समाज के ढांचे को प्रभावित करता है। भारत में हिंदू धर्म यह न केवल विश्वास का एक रूप है, बल्कि यह एक संस्कृति, एक जीवन शैली और एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। मुसलमानों का इमाम, किसी समुदाय के धार्मिक नेता का फैसला केवल धार्मिक नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। ईसाई धर्म, चर्च के सिद्धांतों ने न केवल धार्मिक विश्वासों को गढ़ा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के विचारों को भी फैलाया। धर्म ने इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेकर समाज के कानून तक हर पहलू को प्रभावित किया है। क्या धर्म सच्चा होता है? कभी सोचा है, जब हम धर्म की बात करते हैं, तो क्या वह सच में वह है जो हम सोचते हैं? क्या हर धर्म में वही सत्य छिपा है, या यह सिर्फ एक कल्पना है जिसे हमने अपने आसपास के माहौल के आधार पर विकसित किया है? एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म का पालन करता है, उसे वही भगवान और सिद्धांत सही लगते हैं, जबकि कोई मुस्लिम या ईसाई अपने धर्म के विश्वासों को सही मानता है। क्या यह संभव है कि सभी धर्म सही हैं, या क्या ये सिर्फ संस्कृति और समाज की आवश्यकता के अनुसार बने हैं? धर्म का कोई एक निश्चित और सार्वभौमिक सत्य नहीं है, क्योंकि धर्म का बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित होता है। धर्म और शक्ति, कैसे बनता है धर्म एक राजनीतिक उपकरण? धर्म केवल आध्यात्मिक विश्वास नहीं होता, यह अक्सर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में भी काम करता है। मध्यकालीन यूरोप में चर्च, चर्च ने न केवल धर्म की व्याख्या की, बल्कि सत्ता भी रखी। राजा और सम्राटों के फैसले चर्च के निर्देशों पर निर्भर करते थे। भारत में धर्म और राजनीति का मिश्रण, बहुत से राजनीतिक नेताओं ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। जैसे अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जबकि अन्य ने धर्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए किया। मुसलमान शासकों का शासन, उन्होंने धार्मिक पवित्रता को बढ़ावा देने के नाम पर कई बार जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। धर्म के नाम पर बनी सत्ता ने समाज में अत्याचार और असमानता भी पैदा की है। आधुनिक समाज में धर्म, एक नई चुनौती। आज के आधुनिक समाज में धर्म पहले जैसा प्रभाव नहीं रखता, लेकिन यह अभी भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। धर्म और विज्ञान का संघर्ष, जब धर्म ने यह बताया कि पृथ्वी के केंद्र में है और विज्ञान ने बताया कि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो क्या धर्म सही था? धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप, आज भी कुछ देशों में धर्म सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है और चुनावों के समय धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति की जाती है। धर्म और आतंकवाद, कुछ चरमपंथी समूह धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं,
जबकि अधिकांश धर्मों में शांति और सहिष्णुता के सिद्धांत होते हैं। आधुनिक समाज में धर्म की भूमिका बदल रही है, लेकिन यह व्यक्तिगत विश्वास और समाज की एकता पर प्रभाव डालता है। क्या धर्म हमें बांटता है या जोड़ता है? धर्म अक्सर लोगों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन इतिहास ने यह भी दिखाया है कि धर्म लोगों को बांटने का भी कारण बन सकता है। धर्म युद्ध। इतिहास में कई धर्म युद्ध हुए हैं, जहां धर्म के नाम पर लाखों लोग मारे गए। जातिवाद और धर्म। भारत में जातिवाद का मुद्दा भी धर्म से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ जातियां धर्म के नाम पर दूसरों से नीच मानी जाती है। धर्म ने हमेशा एकता और विभाजन दोनों की भूमिका निभाई है। जब इसे सही ढंग से लागू किया गया, तो यह लोगों को जोड़ता है, लेकिन जब इसे सत्ता और नफरत के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यह विभाजन का कारण बना। निष्कर्ष। धर्म एक व्यक्ति की आस्था, समाज की कल्पना और दुनिया की राजनीति। यह समाज, संस्कृति और राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित करता है। धर्म ने इंसान को एक उद्देश्य दिया है, लेकिन कभी-कभी यह उसे विभाजन और हिंसा की ओर भी ले गया है। आज का समाज धर्म को स्वतंत्रता और सहिष्णुता के रूप में देखता है, लेकिन फिर भी कई जगह धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए होता है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत विश्वास है, जिसे हर व्यक्ति अपने तरीके से समझे और अपनाए, क्योंकि धर्म वह नहीं है जो हम दूसरों पर थोपते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने दिल से मानते हैं। अध्याय 10। राष्ट्र। एक काल्पनिक रेखा जो इंसानों को बांटती है। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। सामने दूर तक फैले मैदान, नदियां और जंगल दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज जो आपको कहीं नहीं दिख रही, वह है सीमा। फिर भी अगर आप एक कदम आगे बढ़ाई और यह इलाका किसी दूसरे देश का हो, तो अचानक आप एक विदेशी बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि राष्ट्र और उनकी सीमाएं केवल मानव कल्पना का परिणाम है। राष्ट्र क्या है? एक अदृश्य लेकिन प्रभावशाली कल्पना। राष्ट्र एक ऐसी कल्पना है जिसे इंसानों ने समाज को संगठित करने के लिए बनाया। हजारों साल पहले इंसान केवल कबीले या गांवों में रहते थे। धीरे धीरे बड़े साम्राज्य बने, जिनकी सीमाएं राजा की शक्ति पर निर्भर करती थी। फिर आधुनिक राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए, जिनकी सीमाएं कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा तय की गई। आज हम किसी खास देश के नागरिक हैं, उसका झंडा फहराते हैं, उसके कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ एक साझा विश्वास की वजह से है। कैसे बनी देश की सीमाएं? अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें, तो आपको हर देश की सीमाएं अलग-अलग रंगों में दिखेगी। लेकिन यह सीमाएं तय कैसे हुई? युद्धों और समझौतों से। कई देशों की सीमाएं ऐतिहासिक युद्धों के परिणाम स्वरूप बनी। औपनिवेशिक शासन से। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और अन्य यूरोपीय ताकतों ने देशों की सीमाएं अपने हिसाब से खींच दी, जैसे अफ्रीका और भारत में हुआ। जातीय और सांस्कृतिक आधार पर कई बार सीमाएं किसी विशेष भाषा, संस्कृति या धर्म के आधार पर बनाई गई, लेकिन इनमें से अधिकतर सीमाएं प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाई गई राजनीतिक रेखाएं हैं। क्या राष्ट्र असली है या सिर्फ एक कहानी? सोचिए, अगर कल सारी सरकारें खत्म हो जाई और लोग इन रेखाओं को महत्व देना बंद कर दे, तो क्या देश भी खत्म हो जाएंगे? जब आप किसी अन्य देश जाते हैं, तो अचानक आपको एक नया नागरिक मान लिया जाता है। अगर आप पासपोर्ट न ले, तो आप अवैध घुसपैठिए बन जाते हैं। कई देश अपने नागरिकों को विशेष अधिकार देते हैं, जबकि दूसरों को बाहरी मानते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र प्राकृतिक सच्चाई नहीं, बल्कि सामूहिक कल्पना का परिणाम है। भारतीय संदर्भ। भारत का विभाजन एक कल्पना की दर्दनाक हकीकत। भारत का विभाजन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक राजनीतिक निर्णय लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए, तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच दी। अचानक जो लोग सदियों से एक साथ रह रहे थे, वे अलग-अलग देशों के नागरिक बन गए। एक रात में लाखों लोग शरणार्थी बन गए और दंगों में हजारों मारे गए। क्या एक नई सीमा खींच देने से लोग बदल जाते हैं? नहीं। लेकिन जब राष्ट्रवाद की भावना भड़काई जाती है,
तो लोग अपनी पहचान को इस सीमा से जोड़ने लगते हैं। राष्ट्रवाद, गर्व या अंधभक्ति। राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों को अपने देश से जोड़ती है। सकारात्मक रूप में यह देश के विकास में योगदान देने, संस्कृति को संजोने और समाज को संगठित करने का एक जरिया बन सकता है। नकारात्मक रूप में यह कट्टरता, युद्ध, भेदभाव और बाहरी लोगों के प्रति नफरत को जन्म दे सकता है। इतिहास में राष्ट्रवाद के कई उदाहरण हैं। स्वतंत्रता संग्राम। भारत में राष्ट्रवाद ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। युद्ध और संघर्ष। जर्मनी में हिटलर ने अतिवादी राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल दिया। सीमा विवाद। आज भी कई देश अपनी सीमाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जैसे भारत और चीन के बीच लद्दाख विवाद। तो सवाल यह उठता है, क्या राष्ट्रवाद हमें जोड़ता है या हमें बांटता है? क्या दुनिया बिना राष्ट्रों के संभव है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में राष्ट्र ही ना हो तो क्या होगा? कोई भी कहीं भी जा सकता है, बिना पासपोर्ट और वीजा के। कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि सीमाओं को लेकर झगड़े ही नहीं होंगे। संसाधनों का बराबर बंटवारा हो सकता है, लेकिन समस्या यह है कि अगर कोई साझा प्रशासन नहीं होगा, तो अराजकता फैल सकती है। यही कारण है कि आज भी संयुक्त राष्ट्र, यूएन जैसी संस्थाएं एक वैश्विक सरकार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। भविष्य में राष्ट्रों की भूमिका क्या होगी? भविष्य में जैसे जैसे दुनिया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रों की भूमिका बदल रही है। ईयू, यूरोपीय संघ जैसे संगठन, जहां कई देश मिलकर एक साझा अर्थव्यवस्था और सीमाएं बना रहे हैं। डिजिटल दुनिया, इंटरनेट ने सीमाओं को धुंधला कर दिया है। अब आप किसी भी देश से व्यापार, शिक्षा और रोजगार ले सकते हैं। एआई और अंतरिक्ष अन्वेषण। जब इंसान मंगल या अन्य ग्रहों पर जाएगा, तो वहां कौन सा राष्ट्र होगा? निष्कर्ष। राष्ट्र एक सामाजिक कल्पना है जिसे हम बनाए रखते हैं। अगर आप ध्यान से सोचें, तो राष्ट्र कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। यह सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं। राष्ट्रवाद हमें एक पहचान देता है, लेकिन यह हमें दूसरे देशों से बांटता भी है। अगर राष्ट्र केवल सीमाओं और सत्ता पर आधारित है, तो वे संघर्ष को जन्म देते हैं। भविष्य में हो सकता है कि राष्ट्रों की भूमिका धीरे धीरे कम हो जाए और दुनिया ज्यादा जुड़ी हुई बन जाए। आखिर में राष्ट्र वही होते हैं जैसा हम उन्हें मानते हैं। अध्याय 11। मीडिया, सत्य, प्रोपेगेंडा और झूठ के बीच की लड़ाई। कल्पना कीजिए, आप एक सुबह उठते हैं और अपना मोबाइल देखते हैं। स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज चमकती है। एक नया वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। कुछ घंटे बाद दूसरी खबर आती है, यह वायरस एक साजिश है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब सवाल यह है, किस पर विश्वास करें? यही आज के मीडिया की सच्चाई है। यह सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई बन चुका है। मीडिया क्या है और यह कैसे काम करता है? मीडिया का मुख्य काम है जानकारी देना, लेकिन कौन सी जानकारी दी जाए और कैसे दी जाए, यह तय करने की शक्ति उन्हीं के पास है जो इसे नियंत्रित करते हैं। मीडिया के कई रूप होते हैं। प्रिंट मीडिया, अखबार, पत्रिकाएं, बुकलेट्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वीडियो प्लेटफॉर्म्स। आज किसी भी खबर को कुछ ही सेकंड में करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह खबर सच है? क्या मीडिया हमेशा सच बोलता है? अगर मीडिया का काम सच्चाई बताना है, तो क्या यह हमेशा ऐसा करता है? इतिहास में कई बार मीडिया ने सच को छिपाया या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। प्रोपेगेंडा। सरकारें मीडिया का इस्तेमाल जनता को एक खास दिशा में सोचने के लिए करती है। फेक न्यूज। झूठी खबरें सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैलती है कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं। आंशिक सच्चाई। कई बार मीडिया पूरी कहानी नहीं दिखाता, बल्कि सिर्फ वही बताता है जो किसी खास एजेंडे को सूट करता है। इसका मतलब है कि जो खबर हमें दिखाई जाती है, वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। इतिहास में मीडिया की भूमिका। मीडिया ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को आकार दिया है। ब्रिटिश राज में मीडिया।
भारत में अखबारों ने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। नाजी जर्मनी का प्रोपेगेंडा, हिटलर ने मीडिया का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि जर्मन जाति श्रेष्ठ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश मीडिया ने इसे दबाने की कोशिश की, जबकि भारतीय प्रेस ने इसे जनता तक पहुंचाया। आज के दौर में चुनाव और मीडिया, राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में खबरें फैलाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब यह है कि मीडिया केवल खबरें नहीं देता, बल्कि लोगों की सोच को भी नियंत्रित कर सकता है। क्या सोशल मीडिया ने मीडिया को लोकतांत्रिक बना दिया है? एक समय था जब सिर्फ बड़े मीडिया हाउस खबरें फैलाते थे, लेकिन आज हर कोई सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कह सकता है। कोई भी अपने विचार दुनिया तक पहुंचा सकता है। कई बार सोशल मीडिया पारंपरिक मीडिया से तेजी से सच्चाई उजागर करता है। सरकारें और ताकतवर लोग अब खबरों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया के साथ एक समस्या भी है, फेक न्यूज की बात। कोई भी बिना किसी प्रमाण के झूठी खबर फैला सकता है। फोटो और वीडियो मॉडिफाई करके गलत जानकारी दी जा सकती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स लोगों को केवल उन्हीं खबरों तक सीमित रखते हैं जो उनकी सोच से मेल खाती है। इसलिए सोशल मीडिया ने मीडिया को लोकतांत्रिक बनाया है, लेकिन इसे ज्यादा जिम्मेदार नहीं बनाया। कैसे पहचानें कि कोई खबर सच है या झूठ? हर दिन हम सैकड़ों खबरें देखते हैं, लेकिन इनमें से कितनी सच होती है? अगर आप सही और झूठी खबरों में फर्क करना चाहते हैं, तो ये चार चीजें ध्यान में रखें। एक, स्रोत देखें। यह खबर किसने दी? क्या यह एक विश्वसनीय समाचार संस्था से आई है या किसी अनजान सोशल मीडिया अकाउंट से? दो, क्रॉस चेक करें। अगर खबर बड़ी है, तो अन्य बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखें कि क्या वे इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। तीन, भावनाओं में न बहे। अगर कोई खबर गुस्सा, डर या अति उत्साह पैदा कर रही है, तो उसे सावधानी से जांचें। चार, तथ्यों और विचारों में फर्क करें। क्या यह एक तथ्य है या यह किसी की राय मात्र है? अगर हम इन सवालों को ध्यान में रखें, तो हम फेक न्यूज के जाल में फंसने से बच सकते हैं। क्या भविष्य में मीडिया और ज्यादा खतरनाक होगा? आज हम जिस डिजिटल युग में रह रहे हैं, वहां मीडिया की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एआई जनित खबरें, अब एआई टेक्स्ट और वीडियो बनाकर खबरें फैला सकता है, जिनमें सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल होगा। डीप फेक टेक्नोलॉजी, अब किसी भी व्यक्ति का नकली वीडियो बनाया जा सकता है, जिससे भ्रम फैल सकता है। मशीन निर्देशित समाचार, भविष्य में एल्गोरिदम यह तय कर सकते हैं कि हमें कौन सी खबरें दिखेंगी और कौन सी नहीं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में सच्चाई और झूठ में अंतर करना और भी कठिन हो सकता है। निष्कर्ष, मीडिया एक ताकतवर हथियार है, जिसे सही तरीके से समझना जरूरी है। मीडिया केवल खबरें देने का साधन नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। यह सच को उजागर कर सकता है, लेकिन इसे छिपा भी सकता है। यह जनता को जागरूक बना सकता है, लेकिन उन्हें भ्रमित भी कर सकता है। यह सरकारों की जवाबदेही तय कर सकता है, लेकिन खुद भी एजेंडों का शिकार हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ खबरें देखने और पढ़ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि खबरें कैसे बनाई जाती हैं और कौन इन्हें नियंत्रित करता है। क्योंकि अगर हम खुद सोचने और जांचने की क्षमता नहीं रखेंगे, तो मीडिया हमारे सोचने का तरीका तय करेगा। अध्याय 12, डेटा क्रांति। जब मशीनें हमें हमसे बेहतर जानने लगी, सोचिए, आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं। जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपको वही वीडियो दिखते हैं जो आपको पसंद है। आपने अपने दोस्त से एक नए जूते के बारे में बात की थी। अब अचानक आपको उन्हीं जूतों के विज्ञापन दिखने लगते हैं। कैसे? क्या आपका फोन आपकी बातें सुन रहा था? ये जादू नहीं है, ये डेटा क्रांति है। आज मशीनें हमें हमसे बेहतर जानती है। डेटा, नया सोना या नया हथियार? पहले के समय में सबसे मूल्यवान चीज थी सोना। फिर आया तेल, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। लेकिन आज सबसे कीमती चीज है डेटा। जो कंपनी सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा कर सकती है, वही सबसे ताकतवर है। जो सरकार अपने नागरिकों का डेटा रख सकती है, वह सबसे ज्यादा नियंत्रित कर सकती है।
जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके व्यवहार को समझ सकता है, वह आपको वही दिखा सकता है जो आप देखना चाहते हैं। आज का सच यही है, डेटा ही असली ताकत है। डेटा कैसे हमें नियंत्रित करता है? अगर आपको लगता है कि आप जो ऑनलाइन देखते हैं, वह पूरी तरह आपकी पसंद है, तो फिर से सोचिए। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल आपकी पसंद और आदतें रिकॉर्ड करता है। जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो एल्गोरिदम यह सीखते हैं कि आपको क्या पसंद है और आपको वही वीडियो दिखाते हैं। जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तो प्लेटफॉर्म यह तय करता है कि आपको कौन सी पोस्ट दिखाई जाएगी। हर क्लिक, हर सर्च, हर वीडियो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप सोचते हैं कि आप आजाद हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डेटा आपकी सोच को प्रभावित कर रहा है। क्या डेटा सच में हमें बेहतर जानता है? कल्पना कीजिए, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं। वहां आपका एक दोस्त आपको देखकर कहता है, तुम आज खुश लग रहे हो। लेकिन आपका फोन पहले ही जान चुका होता है कि आप खुश हैं। अगर आपने हल्का संगीत सुना, तो फोन समझ जाएगा कि आप रिलैक्स मूड में हैं। अगर आपने देर रात गूगल पर ब्रेकअप के बाद क्या करें सर्च किया, तो इंस्टाग्राम आपको मोटिवेशनल कोट्स दिखाने लगेगा। अगर आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पर गए, तो कुछ देर में उसका विज्ञापन हर जगह दिखने लगेगा। यानी अब इंसानों से पहले मशीनें हमारी भावनाओं और पसंद को पहचानने लगी हैं। डेटा के बिना दुनिया कैसी थी? आज से 50 साल पहले अगर किसी को किताब खरीदनी होती, तो वह बाजार जाता, दुकानदार से सलाह लेता और फिर किताब चुनता। आज अमेजन पर जाते हैं, एक किताब सर्च करते हैं और एल्गोरिदम आपको 10 और किताबें सुझा देता है। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखते हैं और अगली बार मशीन खुद तय करती है कि आपको क्या देखना चाहिए। पहले हम खुद निर्णय लेते थे, अब डेटा और एल्गोरिदम हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं। डेटा के खतरे, जब मशीनें हमारी पहचान तय करने लगे। सोचिए, अगर कोई सरकार यह तय करे कि कौन से लोग अच्छे नागरिक हैं और कौन खतरनाक। आज चीन में एक सोशल क्रेडिट सिस्टम चलाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ कहता है, तो उसका क्रेडिट स्कोर कम कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सही समय पर टैक्स भरता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो उसे ज्यादा सुविधाएं दी जाती है। जिनका स्कोर खराब होता है, उन्हें फ्लाइट टिकट, होटल और सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। यानी सरकार और टेक कंपनियां सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं कर रही, वे तय कर रही हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। क्या हमें डेटा पर भरोसा करना चाहिए? डेटा ने दुनिया को आसान बनाया है। हम एक क्लिक में चीजें खरीद सकते हैं। गूगल मैप्स हमें सबसे तेज रास्ता दिखाता है। ऑनलाइन कोर्स से हम घर बैठे सीख सकते हैं। लेकिन इसके साथ कई खतरे भी हैं। हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है। कंपनियां हमारी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर रही है। अगर सरकारें चाहे, तो वे हर नागरिक पर नजर रख सकती है। आज सवाल यह नहीं है कि डेटा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सवाल यह है कि हम इसका कितना नियंत्रण खो चुके हैं। क्या भविष्य में हम पूरी तरह डेटा के गुलाम बन जाएंगे? अगर अभी से 50 साल आगे की दुनिया देखे, तो कैसा लगेगा? एक एआई डॉक्टर बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के आपकी बीमारी का इलाज तय करेगा। एक डेटिंग ऐप यह भविष्यवाणी करेगा कि आप किससे शादी करेंगे। सरकारें डेटा के आधार पर यह तय करेंगी कि किसे नौकरी मिलेगी और किसे नहीं। क्या यह अच्छा होगा या बुरा? अगर हम डेटा को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो यह हमें नियंत्रित करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम नहीं चाहते कि डेटा हमारी सोच और जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करे, तो हमें ये कदम उठाने होंगे। 1. समझदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। हर खबर, हर पोस्ट को सच मत मानिए। 2. प्राइवेसी सेटिंग्स पर ध्यान दें। कौन आपका डेटा देख सकता है, इसे नियंत्रित करें। 3. सोच समझकर ऐप्स का इस्तेमाल करें। जो ऐप आपकी जरूरत से ज्यादा डेटा मांगता है, उसे हटा दें। 4. खुद फैसले लें। मशीनों पर निर्भर न रहे। एल्गोरिदम क्या दिखा रहा है, उस पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। 5. डेटा कानूनों की जानकारी रखें। सरकारें और कंपनियां आपके डेटा के साथ क्या कर रही हैं, इस पर नजर रखें। अगर हम इन चीजों को अपनाएं, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां डेटा सहायक हो, शासक नहीं।
निष्कर्ष, डेटा हमारी मदद कर सकता है, लेकिन यह हमें गुलाम भी बना सकता है। डेटा एक शक्ति है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह दुनिया को बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर इसे गलत हाथों में छोड़ दिया जाए तो यह इंसान को एक उत्पाद बना सकता है, जिसकी भावनाएं, इच्छाएं और निर्णय सब एल्गोरिदम द्वारा तय किए जाएंगे। अंत में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि डेटा हमें क्या दिखा रहा है। सवाल यह है कि हम इसे कितनी समझदारी से देख रहे हैं। अध्याय 13, एआई और भविष्य। क्या हम अपने ही बनाए नेटवर्क में फंस जाएंगे? सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपका मोबाइल आपको बताता है, आज आप थोड़ा उदास लग रहे हैं, मैं आपके लिए एक सुकून देने वाला गाना प्ले कर रहा हूं। फिर आप बाहर निकलते हैं और आपकी कार खुद चलकर आपको ऑफिस ले जाती है। ऑफिस में आपका एआई असिस्टेंट आपके लिए सारे ईमेल लिख चुका होता है। शाम को जब आप घर पहुंचते हैं तो एआई आपके मूड के हिसाब से डिनर का सुझाव देता है। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि हमारा भविष्य है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, हमारी हर जरूरत को हमसे पहले समझेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह भविष्य हमारे लिए वरदान होगा या हम अपने ही बनाए नेटवर्क में फंस जाएंगे? एआई क्या है और यह इतना खास क्यों है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक जो इंसानों की तरह सोच सकती है, सीख सकती है और खुद को सुधार सकती है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, एआई आपके सवाल का सबसे अच्छा जवाब ढूंढता है। जब आप नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देखते हैं, एआई अगली बार आपके लिए सबसे अच्छी फिल्म सजेस्ट करता है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एआई यह समझ लेता है कि आपको क्या पसंद है और उसी के आधार पर विज्ञापन दिखाता है। यानी एआई सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक सोचने वाली प्रणाली बन रही है। क्या एआई इंसानों से ज्यादा होशियार हो सकता है? अगर इंसान ने ही एआई बनाया है, तो क्या एआई कभी इंसान से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। एआई पहले ही इंसानों से तेज गणना कर सकता है। एआई हमसे बेहतर पैटर्न पहचान सकता है। एआई 24 घंटे 7 दिन काम कर सकता है, बिना थके। अब सवाल यह नहीं है कि एआई इंसानों से होशियार बनेगा या नहीं। सवाल यह है कि जब यह होगा, तब क्या होगा? क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? क्या आपने सोचा है कि आने वाले सालों में कितनी नौकरियां एआई की वजह से खत्म हो सकती है? ड्राइवर, जब सेल्फ ड्राइविंग कारें आ जाएंगी, तो क्या टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की जरूरत रहेगी? डॉक्टर, एआई पहले से ही कई बीमारियों का इंसानों से ज्यादा सटीक इलाज बता सकता है। वकील, एआई कानूनी मामलों को इतनी तेजी से पढ़ सकता है कि उसे वकीलों की जरूरत न हो। यानी भविष्य में सिर्फ वही नौकरियां बचेंगी जिनमें इंसानी भावनाएं और रचनात्मकता की जरूरत होगी। क्या एआई हमें नियंत्रित करने लगेगा? सोचिए, अगर एआई हमारे हर निर्णय को प्रभावित करने लगे, तो क्या हम सच में आजाद होंगे? आपको कौन सी खबरें दिखानी है, यह एआई तय करेगा। आपको कौन सी चीज खरीदनी है, यह एआई विज्ञापनों से तय करेगा। यहां तक कि आपको किससे शादी करनी चाहिए, यह भी एआई भविष्यवाणी कर सकता है। अगर एआई इतना ताकतवर बन गया कि उसने हमारी सोच को ही नियंत्रित करना शुरू कर दिया, तो क्या हम अब भी इंसान रहेंगे? क्या एआई खतरनाक हो सकता है? अगर एआई इतना ताकतवर हो गया कि उसने इंसानों को अनावश्यक समझ लिया, तो क्या होगा? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई तकनीक बहुत शक्तिशाली हो गई, तो उसने दुनिया को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति में मशीनें आईं, तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। परमाणु बम बना, तो पूरी दुनिया के विनाश की आशंका बढ़ गई। इंटरनेट आया, तो निजता, प्राइवेसी एक बड़ी चिंता बन गई। अब एआई ऐसी तकनीक बन रही है जो इंसानों से बेहतर सोच सकती है। अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया, तो क्या यह हमारे लिए खतरा बन सकती है? एआई के भविष्य के 3 संभावित रास्ते। एआई का भविष्य 3 तरीकों से आगे बढ़ सकता है। 1, एआई इंसानों का सहायक बनेगा। यह हमारे काम को आसान करेगा, लेकिन हम इसके मालिक रहेंगे। 2, एआई इंसानों की जगह ले लेगा। नौकरियां खत्म होंगी और इंसान सिर्फ डेटा देने वाली मशीनें बनकर रह जाएंगे। 3,
एआई इंसानों से आगे निकल जाएगा, तब यह तय करेगा कि इंसानों का भविष्य कैसा होगा। हमें यह तय करना होगा कि एआई हमारी सेवा में रहे, न कि हमारा स्वामी बन जाए। क्या हमें एआई से डरना चाहिए? एआई खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, तो यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर सरकारें एआई का इस्तेमाल नागरिकों पर नजर रखने के लिए करने लगी, तो क्या होगा? अगर एआई युद्ध लड़ने के लिए हथियार बना सके, तो क्या होगा? अगर एआई हमारे विचारों को बदलने लगे, तो क्या सच और झूठ में अंतर रह जाएगा? इसका मतलब यह है कि एआई को सही तरीके से नियंत्रित करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। एआई और इंसान, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि एआई हमारे लिए वरदान बने, तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा। और एआई को नैतिक सीमाओं में रखना होगा, ताकि यह गलत दिशा में न जाए। 2. इंसानी नौकरियां बचाने के लिए नई स्किल्स सीखनी होंगी, ताकि हम मशीनों से आगे रह सकें। 3. एआई को सिर्फ एक सहायक की तरह इस्तेमाल करना होगा, मालिक की तरह नहीं, ताकि हम खुद फैसले ले सकें। 4. एआई को पारदर्शी बनाना होगा, ताकि हमें पता चले कि यह कैसे काम करता है और कौन इसे नियंत्रित कर रहा है। अगर हम यह नहीं कर पाए, तो हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन होगी, लेकिन इसे चलाने वाला कोई इंसान नहीं होगा। निष्कर्ष, एआई हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, लेकिन यह हमें गुलाम भी बना सकता है। एआई एक क्रांति है जो दुनिया को पूरी तरह बदलने वाली है। अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, तो यह हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है। लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो यह हमें नियंत्रित कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या हम एआई को अपनी सेवा में रखेंगे, या यह हमें अपने नेटवर्क में फंसा लेगा? क्योंकि भविष्य सिर्फ उन्हीं का होगा जो तकनीक को समझेंगे और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अध्याय 14, निष्कर्ष। सूचना की दुनिया में इंसान का स्थान। कल्पना कीजिए, एक दिन आप अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले खुद नहीं ले रहे, बल्कि एक एल्गोरिदम, एआई, आपके लिए यह तय कर रहा है। कौन सा खाना खाना है, एआई बताएगा। कौन सी नौकरी आपके लिए सही है, एआई विश्लेषण करेगा। किससे शादी करनी चाहिए, एआई आपके व्यवहार का अध्ययन कर भविष्यवाणी करेगा। अब सोचिए, अगर हर फैसला डेटा और एआई के हाथ में चला जाए, तो इंसान का क्या बचेगा? क्या हम सच में स्वतंत्र होंगे, या सिर्फ सूचना नेटवर्क के गुलाम बनकर रह जाएंगे? क्या हमने खुद को सूचना के जाल में फंसा लिया है? आज से 1000 साल पहले इंसान छोटे समूहों में रहता था। फिर हमने कहानियों, विश्वासों और कानूनों के आधार पर बड़े समाज बनाए। इसके बाद राष्ट्र, पैसे और धर्म जैसी कल्पनाओं ने हमें जोड़ने और बांटने का काम किया। लेकिन आज सूचना, इंफॉर्मेशन ही असली शक्ति बन चुकी है। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम वही सोच रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। हमें लगता है कि हम फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे फैसले एल्गोरिदम पहले से तय कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमने खुद को उस नेटवर्क में फंसा लिया है जिसे हमने खुद बनाया था। क्या हम सच में आजाद हैं? अगर आप सोचते हैं कि आप जो भी ऑनलाइन देखते हैं वह पूरी तरह आपकी पसंद है, तो फिर से सोचिए। आपकी सोशल मीडिया फीड वही दिखाती है जो आपकी सोच से मेल खाती है। आपका गूगल सर्च रिजल्ट वही चीजें पहले दिखाता है जो आपके पिछले सर्च हिस्ट्री से मिलती है। आपके विज्ञापन आपके व्यवहार के आधार पर पहले ही तय हो चुके होते हैं। यानी आप जो सोच रहे हैं वह आपके डेटा के आधार पर पहले ही तय किया जा चुका है। इंसान और मशीन, अगला युद्ध। इतिहास में कई बार इंसान ने ऐसी चीजें बनाई जो अंत में उसके लिए समस्या बन गई। परमाणु बम, यह विज्ञान की उपलब्धि थी, लेकिन इसके कारण दुनिया में तबाही का खतरा बढ़ गया। औद्योगिक क्रांति, इसने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इंटरनेट, इसने दुनिया को जोड़ा, लेकिन फेक न्यूज और साइबर क्राइम को भी बढ़ावा दिया। अब एआई और डेटा की क्रांति हमें एक नई चुनौती की ओर ले जा रही है। क्या मशीनें हमारी सेवा में रहेंगी, या वे हमें अपनी सेवा में लगा देंगी? क्या भविष्य में इंसान की कोई भूमिका बचेगी?
अगर आने वाले समय में मशीनें हर फैसला लेंगी, तो इंसान की क्या भूमिका होगी? हमारी सबसे बड़ी ताकत है कल्पना और भावनाएं। एआई गणना कर सकता है, लेकिन वह सपने नहीं देख सकता। एआई पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन वह नया कुछ नहीं बना सकता। एआई तेजी से सोच सकता है, लेकिन उसमें करुणा और नैतिकता नहीं होती। इसलिए अगर इंसान को अपनी जगह बनाए रखनी है, तो उसे केवल डेटा और तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका निर्माता बनना होगा। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम सूचना नेटवर्क के गुलाम नहीं बनना चाहते, तो हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। एक, खुद सोचें, सिर्फ एल्गोरिदम पर निर्भर न रहे। दो, हर सूचना को जांचें, न कि उसे आंख बंद करके माने। तीन, तकनीक को समझें ताकि आप इसे नियंत्रित कर सकें, न कि यह आपको। चार, नए कौशल सीखें जो एआई नहीं कर सकता, जैसे रचनात्मकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक निर्णय। पांच, इंसान बने रहे, क्योंकि मशीनें कभी हमारी भावनाओं और कल्पना की बराबरी नहीं कर सकती। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि भविष्य में हम इंसान नहीं, बल्कि बस डेटा के स्रोत बनकर रह जाए। अंतिम प्रश्न, क्या हम खुद को इस नेटवर्क से मुक्त कर सकते हैं? अब सवाल यह नहीं है कि तकनीक आगे बढ़ेगी या नहीं, यह तो निश्चित है। सवाल यह है कि क्या इंसान खुद को इस नेटवर्क में खो देगा या इसे अपनी सेवा में रखेगा। अगर हमने खुद को सिर्फ डेटा का गुलाम बना लिया, तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अगर हमने तकनीक का सही इस्तेमाल करना सीखा, तो हम इतिहास में पहली बार सच में आजाद हो सकते हैं। ज्ञान, शक्ति और संभावनाओं की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे या इसे नियंत्रित करेंगे।